हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। इससे पहले जो हम जान रहे थे शब्द संरचना का पार्ट, उसमें हमने जाना उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो हमारे तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, साथ में देशज और विदेशी शब्द हैं, उनको जाना। इसके बाद जो इसका अगला टॉपिक रहता है संकर शब्द, आज हम इसको जानने वाले हैं और इसके साथ ही इसके जो अन्य पार्ट हैं या अन्य जो प्रकार हैं उनको समझेंगे। ठीक है, तो जो हमारी शब्द संरचना थी, सामान्य हिंदी में शब्द संरचना, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। ठीक है, तो इसमें जो हमने चार जो इसके भाग जाने उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ठीक है, इसको फिर से लिख लेते हैं जिससे आपको रिवाइज भी हो जाएगा। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इसको कितने वर्गों या भागों में बांटा गया है। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछता है, आपने देखा होगा कई बार यूपीएससी पूछता है कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द संरचना या शब्द को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो ये कितने, 5, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। साथ में इसमें कौन कौन से हैं, तत्सम शब्द, ठीक है, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी या जिसे आगत शब्द भी कहते हैं, और इसके बाद आता है संकर शब्द। ठीक है, तो आज जो हम जानने वाले हैं संकर शब्द को, तो संकर शब्द क्या होते हैं। संकर शब्द होते हैं दो भिन्न भाषाओं से या ये कहें कि भाषा क्षेत्रों से आए हुए जो शब्द होते हैं उनके परस्पर मिलने से संकर शब्दों का निर्माण होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि संकर शब्द वे शब्द हैं जो अलग अलग भाषाओं से आए हुए शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द संकर शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर इसका जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है वो यही है, दो भिन्न भाषा स्रोतों से आए शब्द मिले शब्दों से निर्माण होता है। ठीक है, तो इनका निर्माण क्या किससे होता है, संकर शब्दों का। ये दो भिन्न भाषा स्रोतों से मिले जो शब्द हैं उनके निर्माण से संकर शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे, इसके उदाहरण के तौर पे, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो उदाहरण क्या हो जाएंगे इसके, देखिए जैसे रेल है, तो रेल कहाँ, इंग्लिश भाषा से आया शब्द है, और साथ में गाड़ी जो है, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। तो इससे मिलकर क्या बना, इससे मिलकर रेलगाड़ी बना। ठीक है, तो रेलगाड़ी किससे बना, रेल और गाड़ी से मिलकर इंग्लिश और हिंदी जो अलग अलग भाषा स्रोतों से आए जो शब्द हैं उनसे मिलकर एक भाषा का ना एक शब्द का निर्माण हुआ, रेलगाड़ी। तो ये कौन सा, संकर शब्द है। इसके साथ ही जैसे पान जो कि हिंदी भाषा का, और साथ में दार जो कि फारसी भाषा का क्या है, शब्द है, और इससे मिलकर पानदार एक शब्द बना जो कि क्या है, एक संकर शब्द है। तो आप समझ गए होंगे कि संकर शब्द क्या होता है, भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों से के मेल से संकर शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें कई बार देखिए अच्छे एग्जाम में पूछ लेता है, हालांकि ये 5 इसके जो सब टॉपिक हैं, यही कहें कि इसके जो भाग हैं वो 5 ही हैं, पर इसके अलावा कई बार एक और जो पॉइंट है उसको मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप नोट में बनाकर लिख सकते हैं। तो इसके बाद जो दूसरा था, मैंने कहा नोट पे ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अर्ध तत्सम शब्द। तो ये जो अर्ध तत्सम शब्द है वह उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इसका एक पार्ट नहीं है। तो अर्ध तत्सम शब्द क्या होते हैं, ये वे संस्कृत शब्द हैं जो प्राकृत बोलने वाले लोग थे, प्राकृत भाषा बोलने वाले लोग थे, उनके उच्चारण से बिगड़ते ये कुछ और प्रोनाउंस होने लगे, कुछ और बोले जाने लगे। ठीक है, तो ये क्या है, अर्ध तत्सम शब्द, ये वे संस्कृत शब्द हैं जो प्राकृत बोलने वाले या प्राकृत भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के उच्चारण से बिगड़ते कुछ और हो गए। ठीक है, तो इसका अभिप्राय यही है कि इनका जो
उच्चारण का तरीका था, या ये कहें कि जो उच्चारण करने का इनका साउंड था, ध्वनि थी, वह जो प्राकृत बोलने वाले थे उनके बोलने से, लगातार बोलने से कुछ और हो गई। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन यही है कि अर्ध तत्सम शब्द ये जो संस्कृत शब्द थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा क्लियर हो जाता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो हमारा इसका शब्द संरचना का पहला भाग है। अब इसके बाद इसका दूसरा भाग जान लेते हैं। अब इसके बाद जो इसका अगला जो पार्ट है, इसका जो अगला भाग है उसको जानते हैं, ठीक है। तो हमने जाना पहले, सबसे पहले उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, कई बार पूछ लेगा कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा जाता है, ठीक है, या इसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है। और इसके अलावा इसके अंतर्गत क्या आते हैं, देखिए, आधार पर इसके कितने 3 भाग होते हैं, ठीक है। जिसमें पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक और तीसरा है युग रूढ़, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो 3 प्रकार हैं, 3 भाग हैं, जिसमें पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक और तीसरा है युग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो रूढ़ शब्द वे शब्द हुए जो जिसके अन्य या और छोटे सार्थक खंड ना किए जा सकें, और या ये कहें कि ये अन्य शब्दों से मिलकर ना बने हों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जैसे जल है, जल है, जब हम इसके खंड करते हैं, ठीक है, तो यह किसमें, ज और ल में विभक्त हो जाता है, ठीक है। तो जल क्या है, ज और ल में विभक्त हो जाता है। तो ये पूरे एक सार्थक खंड नहीं है, इनको सार्थक खंड बनने के लिए आपस में मिलना होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम संधि इसका विच्छेद करते हैं, ठीक है, इनको अलग अलग करते हैं, विभक्त करते हैं, तो ये क्या होते हैं, कोई भी सार्थक अर्थ या सार्थक खंड हमें नहीं देते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अलग करने पर, या ये कहें कि इनको विभक्त करने पर यह कोई भी सार्थक अर्थ हमें प्रस्तुत नहीं करते हैं, प्रदान नहीं करते हैं, वे क्या कहलाए, रूढ़ शब्द कहलाए। वहीं यौगिक शब्द क्या हुए, यौगिक शब्द वे हुए जिनके अंदर सार्थक खंड छुपे रहते हैं, या ये कहें कि इनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 या 2 से अधिक जो सार्थक खंड हैं उनसे मिलकर इन शब्दों का निर्माण होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं विज्ञान, ठीक है। विज्ञान को जब हम विभक्त करते हैं तो ये भी और ज्ञान, जो कि हमें 2 सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, विज्ञान जो है हमारा यौगिक शब्द कहलाया। इसके बाद युग रूढ़ होता है, युग रूढ़ होता है वे यौगिक शब्द, युग रूढ़ होता है वे यौगिक शब्द जो अपना एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये अपना विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वे कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। तो ये होने को यौगिक शब्द ही होते हैं, पर इनका एक विशेष अर्थ प्रकट होता है। जैसे जलज, जैसे लंबोदर, ठीक है, ये क्या कहलाए हमारे, जैसे गजानन, पीताम्बर, ठीक है। तो ये क्या है, सारे हमारे ये योगरूढ़ शब्द हैं, अर्थात यह एक विशेष अर्थ का निर्वहन करते हैं। तो जलज शब्द हमारे लिए, जलज शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जल में रहने वाला, पर इसका विशेष अर्थ के तौर पे प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कमल जो हमारा फूल होता है उसके लिए किया जाता है। साथ में देखिए लंबोदर या पीताम्बर, पीताम्बर पीला वस्त्र धारण करने वाला, पर इसका जो अधिकतर विशेष अर्थ में इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, श्री कृष्ण के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो रूढ़ शब्द मैं इनकी डेफिनेशन आपको लिखवा दूं, अगर आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, पर एक बार अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। रूढ़ शब्द क्या हुए, जिनके सार्थक खंड ना हो सके वे क्या कहलाए, रूढ़ शब्द कहलाए। तो रूढ़ शब्द वही हुए जिनके अंदर या जिनके अंतर्गत हमें सार्थक कोई भी खंड ना मिले, वो मिलने पर ही एक अर्थ अपना प्रस्तुत करते हो, ठीक है। और यौगिक शब्द क्या हुए, जिनके सार्थक खंड हो सके, ठीक है। मतलब इनके जो सार्थक खंड हैं वह किए जा सकें, या ये कहें कि सार्थक खंडों से मिलकर हमारा यौगिक शब्द का निर्माण होता है। और युग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, युग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, युग रूढ़ होते हैं वे यौगिक शब्द जो विशेष
अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये वे यौगिक शब्द होते हैं जो विशेष एक अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी जो इसकी परिभाषा है वो यही है, ठीक है। इसमें योग रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ ये 3 शब्द आते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, आप इनको ध्यान रखिएगा कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, कई बार बनता है। तो योग रूढ़ शब्द पूछता है कि योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको परिभाषा में दे देगा कि वे शब्द जिनके अंदर सार्थक खंड होते हैं वे होते हैं, या जिनके अंदर सार्थक खंड नहीं किए जा सकते वे होते हैं, या ये बोलेगा कि वे शब्द जिनके अंदर जो एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, टिक, आपका विशेष अर्थ वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम जानते हैं कि ये जो यौगिक शब्द हैं वो कैसे मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा यौगिक शब्द हैं उनको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द रचना में जो हमारा यौगिक शब्द था, ठीक है, यौगिक शब्द था, तो यह कितने तरीकों से बनाया जा सकता है इसको हम समझते हैं। तो यौगिक शब्द प्रत्यय के योग से बनता है, ठीक है, योग से इनका निर्माण कर सकते हैं। साथ में उपसर्ग के योग से, इसके बाद समास विधि या समास विधि से या इसके योग से हम यौगिक शब्दों को निर्माण या यौगिक शब्दों को बना सकते हैं, ठीक है। तो यौगिक शब्द अगर पूछता है आपसे कि यौगिक शब्दों का निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो आप बता सकते हैं कि यौगिक शब्दों का निर्माण 3 तरह से हम कर सकते हैं। इसके साथ ही कई बार प्रत्यय और उपसर्ग दोनों के योग से भी हम यौगिक शब्दों का निर्माण करते हैं या यौगिक शब्द बनते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं उपसर्ग के योग से कैसे यौगिक शब्दों का निर्माण होता है। तो इसमें सबसे पहले जो हम जानते हैं कि उपसर्ग के योग से कैसे यौगिक शब्द बनते हैं। इससे पहले उपसर्ग की हमें डेफिनेशन या परिभाषा आनी जरूरी है। तो उपसर्ग जो होता है वह मिलकर बनता है उप और साथ में सर्ग से मिलकर, ठीक है। तो उप का अर्थ होता है समीप या आसपास, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, ठीक है, सृष्टि करना, या इसको हम कह सकते हैं बनाना, ठीक है, निर्माण करना। तो ये क्या कहलाता है, समीप का अर्थ या समीप का जो अर्थ या अर्थ बनाए या उसके आसपास का अर्थ हमें प्रदर्शित कर दे वो कहलाता है उपसर्ग, ठीक है। समीप, ये इसको कई बार उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी कहा जाता है, भी कहते हैं, ठीक है। आदि प्रत्यय इसलिए कहते हैं, आदि का अर्थ होता है अग्रिम या आगे का, और प्रत्यय का अर्थ होता है जो शब्द के लास्ट में या पीछे लगता है, ठीक है। तो आदि प्रत्यय का अर्थ भी उपसर्ग से ही होता है, और समीप के जो अर्थ प्रदर्शित करे वह कहलाता है उपसर्ग, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे अधिकार है, ठीक है। ये अधिकार जो है अधि और कार से मिलकर बना है, ठीक है। जिसमें अधि क्या है, अधि जो है हमारा यह है उपसर्ग, ठीक है, और कार जो है वो हमारा है मूल शब्द या शब्द, ठीक है। तो उपसर्ग कहाँ लगता है, किसी भी शब्द के आगे जो प्रयुक्त होता है वह कहलाता है उपसर्ग, और साथ में उपसर्ग को ही एक अन्य नाम आदि प्रत्यय के नाम से भी जानते हैं। तो इतना हमने जाना कि उपसर्ग क्या होता है और उपसर्ग कैसे या कहाँ, किस शब्द में कहाँ पर इसका स्थान होता है। अब हम जानते हैं कि उपसर्ग के योग से कैसे हम यौगिक शब्दों का निर्माण करते हैं। तो उपसर्ग के योग से कैसे यौगिक शब्दों का निर्माण होता है या कितने होते हैं, इसको जानने से पहले सबसे पहले हमने ये जानना है कि जो विदेशी भाषाओं से या अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हुए जो उपसर्ग हैं वो कितने होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले उपसर्ग जो हैं, जो संस्कृत भाषा से आए हुए जो उपसर्ग हैं जिनको क्या कहते हैं, तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। इनकी संख्या होती है 22, ठीक है। तो तत्सम जो शब्द हैं उनकी संख्या कितनी है, 22। साथ में जो हिंदी भाषा से आए हुए जो हमारे उपसर्ग हैं, ठीक है, जो क्या कहलाते हैं, तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 13, ठीक है। तो हिंदी भाषा के जो तद्भव शब्द हैं या हिंदी भाषा से आए जो तद्भव उपसर्ग हैं उनकी संख्या कितनी है, 13 है। और साथ में
आगत जो भाषा है जिसमें अरबी और फारसी आते हैं, ठीक है, तो इसमें आगत भाषा जो है उसमें इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 19 है। तो आगत भाषा के उपसर्ग की संख्या कितनी है, 19 है। और संस्कृत भाषा के जो आय उपसर्ग हैं जिनको तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है उसकी संख्या 22, साथ में तद्भव इनकी जो संख्या है वह 13 संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद हम सबसे पहले जानते हैं कि जो संस्कृत भाषा से आए हुए उपसर्ग हैं या तत्सम उपसर्ग हैं उनकी संख्या जो 22 है वो कौन कौन से उपसर्ग हमारे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ हमने जो संस्कृत के उपसर्ग हैं 22 जो उपसर्ग हैं उनको यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से कई बार पूछ लेता है जो क्वेश्चन में एग्जाम में सीधे ही कि इनमें से कौन सा जो हमारा उपसर्ग है वह संस्कृत या एक है कि तत्सम उपसर्ग है, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये 22 हैं तो इनको 22 के 22 आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जिसमें पहला है अति। अति का अर्थ होता है अधिक या बहुत ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा। तो इसका जो उदाहरण है वह है अतिरिक्त और साथ में अत्यधिक, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि जो उपसर्ग है यह उपसर्ग है, ठीक है, यहाँ पर ये इसका अर्थ हुआ और साथ में ये इसकी क्या है, उदाहरण है, ठीक है। तो उपसर्ग क्या है, अति जो उपसर्ग है इसका अर्थ अधिक और इसके उदाहरण होंगे अतिरिक्त और अत्यधिक। देखिए जब भी उपसर्ग या प्रत्यय से कोई भी हमारा शब्द बनता है तो वह क्या करता है, उसका अर्थ उसके आसपास होता है, जरूर होता है। जैसे देखिए यहाँ पर अति है, अति अगर हमारा उपसर्ग है तो यह जो अति है देखिए यहाँ पर तो इसके साथ है पर यहाँ पर इसके साथ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जी के अति का अर्थ यहाँ पर अधिक होता है और यहाँ पर जो है अत्यधिक, इसमें हमें अति नहीं दिख रहा है। तो यह इस वजह से है कि इसमें जो हमारा जो संधि है वह जुड़ा हुआ है। तो कई बार आपसे अगर पूछ लेता है कि अतिरिक्त में देखिए कौन सा शब्द रचना जुड़ी हुई है तो इसमें आ जाएगा यह उपसर्ग जो शब्द रचना है वह इसमें प्रयोग किया गया है या उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जबकि इसमें सबसे पहले हमारा एक तो संधि का प्रयोग किया गया है और इसके साथ ही जो हमारा उपसर्ग है या ये कहें कि शब्द संरचना उसका उपयोग किया गया है। इस वजह से यह तो जो है यह आधा आया है। इसको हम बेहतरीन तरीके से हमारा जो संधि जो पोर्शन होगा वहां पर जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके बाद है अधि का होता है ऊपर या श्रेष्ठ, जिसमें देखिए उपसर्ग आपको सामने दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका उदाहरण हो गया अधिकार, अनु का अनुसार, ठीक है, अनुचर। अप का होता है बुरा या हीन, जिसमें अपमान है, अपयश है, ठीक है। अभि का होता है सामने या चारों ओर, जिसमें अभियान है, अभिषेक है। अव का होता है हीन या जो नीच होता है, अवगुण, अवतार, ठीक है। आ का होता है तक या समेत, आजीवन या आगमन। उत का होता है ऊंचा, श्रेष्ठ, उत्कर्ष या उत्तम। उत का होता है ऊपर, उद्गम या उद्भव। सु का होता है अच्छा, जैसे सुगम। उप का होता है निकट, उपदेश या सदृश, ठीक है। दूर का होता है बुरा या कठिन, जैसे दुर्गम हो गया। और उसके साथ ही दुस का होता है बुरा, कठिन, दुष्कर हो गया। निर का, अब देखिए दुर और दुस इनके जो शाब्दिक अर्थ होते हैं वो एक ही होते हैं, ठीक है, लेकिन इनके उदाहरण देखिए दुर्गम और दुष्कर, इनमें भिन्नता है। निर का होता है बिना या बाहर, निषेध, ठीक है। निस का होता है रहित या पूरा, निस्तार। नी का होता है निषेध या जिसको अधिकता इसका अर्थ आता है। इसमें क्या है, निपात। परा का होता है उल्टा या पीछे, पराजय, ठीक है। परि का होता है आसपास या चारों तरफ का, ठीक है, तो वो क्या कहलाया, इसका उदाहरण पर्यावरण। प्र का होता है अधिक या आगे, प्रख्यात। प्रति का होता है सामने या हर एक, वो होता है प्रतिकूल। वी का होता है भिन्न या विशेष, वियोग। सम का होता है उत्तम या साथ, संगम, ठीक है। तो ये 22 उपसर्ग जो हैं जो संस्कृत के हैं या ये कहें कि तत्सम जो हमारे उपसर्ग हैं ये 22 आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें हर एक जो हमारा उपसर्ग है वो किसी भी शब्द के सामने आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे सु है तो सु, ठीक है, उप है तो उप, दुर है तो दु। अब ये दुर का रॉ ऊपर चला गया है क्योंकि इसमें हमारा जो संधि की प्रक्रिया है वो भी लगी हुई है। तो अगर आपसे इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है, अगर आपसे डायरेक्ट कभी पूछता है जैसे दुर्गम है तो इसमें कौन सी हमारी शब्द निर्माण या शब्द रचना की प्रक्रिया हुई है, तो अगर आपसे ये पूछता है या इससे ये दुर्गम जो शब्द है वो किस तरीके से बना है, तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो हमारा इसमें प्रक्रिया का यूज होता है। जैसे दुर्गम में हमें सबसे पहले दिख रहा है कि यहाँ पर संधि जो है हमारी वह आई हुई है, उससे हमारा शब्द संरचना बनी हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये कहेंगे कि इसमें अगर ऑप्शन में दिया जाता है संधि तो हम इसको संधि टिक करेंगे, वरना अगर इसके बाद
जैसे कोई भी हमारा उपदेश है, ठीक है, या सुगम है, तो इसमें देखिए हमें साफ दिख रहा है उपसर्ग इसके आगे लगा हुआ। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें जो सबसे पहले दिख रहा है वह दिख रहा है क्या, उपसर्ग प्रक्रिया। तो हम यहाँ पर इसको उपसर्ग करके टिक करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको सामने दिख रहा है कि इसमें लगा हुआ उपसर्ग सामने स्पष्ट दिख रहा है तो आप इसको उपसर्ग मार्क करेंगे, और अगर आपको सामने स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो आप इसको क्या, संधि मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये हमने 22 जो हमारे उपसर्ग हैं इनको जाना। आप इनको ध्यान रख लें और इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। तो इसके बाद जो उपसर्ग के अन्य जो हमारे अन्य भाषा शब्दों से आए हुए जो उपसर्ग हैं उनको जानेंगे। जैसे हिंदी भाषा से आए उपसर्ग हमारे 13 और साथ में आगध भाषा से आए हुए हमारे उपसर्ग जो 19 हैं उनको समझेंगे। तो इसके बाद इसके अगली वीडियो में हम इन चीज़ों को जानेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसके बाद इसके अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।